हेलो बच्चों। तो देखो, ब्रिज बॉन्डिंग का एक वीडियो अपना ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये अभी अपना ब्रिज बॉन्डिंग का एक और वीडियो है जिसके अंदर रिमेनिंग जो भी बातें ब्रिज बॉन्डिंग के रिगार्डिंग वो सारी अपन क्या करेंगे, कंप्लीट। टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। जैसे आज अपन बात करें कि टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ब्रिज बॉन्डिंग है। हालांकि सारे एग्जाम्पल तुम लोग क्या देख चुके होंगे सारे, तो पता लग जाएगा कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर अपन बेसिकली बात करें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये इस वाली टाइप की होगी, या फिर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ये दो ही टाइप होता है। दोनों टाइप के सारे एग्जाम्पल तुम्हें पता है। फिर भी मान लो किसी को नहीं पता चले कि नया मॉलिक्यूल आ गया, तो फिर अपन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है या फिर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले व्हेन सराउंडिंग एटम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान रखना। व्हेन सराउंडिंग एटम डज नॉट कंसिस्ट लोन पेयर, कि यदि आपका जो सराउंडिंग एटम है, जो सेंट्रल एटम से कनेक्ट हो रहा है, जो ब्रिज बॉन्ड बनाएगा, यदि उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होगा। ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर मैंने एक सेकंड रीजन बताया था कि जब भी आपसे ये पूछ लिया जाए, किसी स्टेटमेंट के अंदर ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, क्या ये परमानेंट इफेक्ट होता है, क्या ये मोमेंटरली इफेक्ट होता है, तो इसको याद रखना बेटा कि ये इफेक्ट कैसा होता है, मोमेंटरली इफेक्ट। मोमेंटरली ये लगता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। स्टिल इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड्स ब्रिज बॉन्ड बनते हैं वो अभी भी क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते। दूसरा थर्ड, यदि रीजन की बात करें तो थर्ड इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसे कौन कौन से एटम है जो जनरली अपन को याद रखने हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो उन सराउंडिंग एटम की बात करें तो सराउंडिंग एटम कैन बी क्या हो गए, तो सबसे पहले B2H6 बनाया तो हाइड्रोजन होगा। ऐसे ही जिसके पास क्या नहीं हो, लोन पेयर नहीं हो, CH3 हो सकता है। ऐसे ही तुम्हें पता है कि C5H6H5 फिनाइल ग्रुप, जो आपका बेंजीन वाला ग्रुप है, वो हो सकता है। यदि ये आपके सराउंडिंग एटम है तो इनके पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करेंगे। अभी बात करें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की, तो व्हेन सराउंडिंग एटम, इसका फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे अब, व्हेन सराउंडिंग एटम हैव लोन पेयर। यदि लोन पेयर है, इसका मतलब वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, अब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन सकता है। यदि इसकी बात करें तो ये इफेक्ट कैसा होता है, तो ये इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। थर्ड, यदि बात करें कि ये जो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कौन कौन से एटम हो सकते हैं, तो सराउंडिंग एटम कैन बी, तो तुम्हें पता है कि क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ऑक्सीजन, ETC। ये वो एटम है जो क्या है, ये वो एटम है जो हो सकते हैं, जो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने, ब्रिज बॉन्ड बनाने के अंदर ये सराउंडिंग एटम है। तो इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो वहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपने टाइप देख लिया। मान लो नया एग्जाम्पल मिला तो तुम सबसे पहले यही चीज आइडेंटिफाई करना कि ऐसी कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। जो अपना ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के अंदर अपन अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो मोमेंटरली इफेक्ट होता है, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मोमेंटरली इफेक्ट है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया था पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आप B2H6 की रिएक्शन जब 4 मैथिल क्लोराइड, जो आपका मैथिल क्लोराइड कंपाउंड है उससे करवाते हो, तो आपके जो टर्मिनल वाले जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं, और जो ब्रिज बॉन्ड के अंदर होते हैं वो वाले हाइड्रोजन वहीं के वहीं रहते हैं।
इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बीच में हाइड्रोजन है वो जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सर आप ये बोल रहे हो कि ये मोमेंटली इफेक्ट है, यदि मोमेंटली इफेक्ट है तो किसी अन्य प्रोडक्ट, किसी अन्य कंपाउंड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि किसी मोमेंट पे स्टेबल हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन करवाने के बाद इससे प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। यदि प्रोडक्ट बन गया तो अपन ये कहेंगे कि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने वाले जितने भी ब्रेजिंग कंपाउंड है वो ब्रेजिंग कंपाउंड मोमेंटली स्टेबल है, उसके अंदर जो इफेक्ट होता है वो मोमेंटली होता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपन बात करते हैं, कुछ रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन रिएक्शंस की भी बात करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम भी क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। तो मान लो यदि आपके पास क्या है BeH2, यदि BeH2 वेपर फेज के अंदर है और आपका बेरिलियम क्लोराइड भी कौन सी फेज के अंदर है, वेपर फेज के अंदर है, तो ये वेपर फेज के अंदर क्या बनाते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। वेपर फेज के अंदर ये भी किसका फॉर्मेशन करता है, डाइमर। एग्जाम के अंदर ऐसा दिया रहे तुम्हें कि BeS2 इन वेपर फेज, इसका मतलब तुम्हें इसका डाइमर बनाना, डाइमर बनाना इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका Be2H4 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Be2Cl4। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाएगी, बेरिलियम के कितने एटम है, 2 एटम है, हाइड्रोजन एटम कितने 4 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ब्रिज में होंगे, 2 हाइड्रोजन आपके ब्रिज में हो गए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस साइड। तो ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल कब है, जब ये स्पेसिफिक आपको कोई फेज गिवन हो। तो वेपर फेज यदि गिवन है किसकी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो अपना वेपर फेज के अंदर डाइमर बनाता है, डाइमर के अंदर वो स्टेबल होता है। ऐसे यदि BeCl2 की बात करें तो BeCl2 की स्ट्रक्चर भी सेम इसी टाइप की होगी। यहाँ पर क्लोरीन, मतलब BeCl2 की यदि बात करें तो BeCl2 के पास क्या है, लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है, लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर Be2H4 और Be2Cl4 की है, जो कि किस फेज के अंदर है, वेपर फेज के अंदर। तो फिर सर दूसरी फेज कौन सी होगी, तो इन दोनों एग्जाम्पल की यदि मान लो आपका BeH2 यदि आपका कौन सी फेज के अंदर है, सॉलिड फेज के अंदर है, तो सॉलिड फेज के अंदर ये किसका फॉर्मेशन करता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। एक चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस चेन का फॉर्मेशन होने की वजह से अपन ये कहेंगे कि आपका ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये सॉलिड फेज के अंदर किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर के फेज में। ऐसे ही सेम यदि बात करें आपका BeCl2 कौन सी फेज के अंदर, सॉलिड फेज के अंदर है, तो ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, चेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फेज पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फेज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें सर पॉलीमर में, जैसे BeH2 वाले की यदि बात करें तो BeH2 वाला सर ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो Cl2 की वैसी ही होगी। आप किसकी स्ट्रक्चर देख लो, बेरिलियम की स्ट्रक्चर देख लो। तो बेरिलियम की यदि स्ट्रक्चर की बात करें पॉलीमर फेज के अंदर, सॉलिड फेज के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनती जाएगी, एक चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और अपन क्या कहेंगे कि इसका क्या बन गया, ऐसे चलता रहेगा। और ये इसी टाइप से BeCl2 सॉलिड की, BeCl2 की सॉलिड के अंदर पॉलीमर फेज, जो पॉलीमर है वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यदि बात करें इसके अंदर कि सर कौन कौन सा इसके अंदर, यदि बात करें देखो कि कौन कौन सा इसके अंदर नॉन पोलर है, कौन कौन सा पोलर है। तो देखो इसकी बात करें तो ये कैसा है, यदि इसकी बात करें, यदि मान लो इसका डाइपोल इस साइड है तो इसका डाइपोल इस साइड होगा, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। नॉन प्लेनर होंगे नहीं होंगे, तो इसकी बात करें तो ये प्लेनर है, लेकिन यदि आप पॉलीमर की बात करो तो ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है।
तो इसके बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, वो चीज़ें सारी इधर बताई गई है। ठीक है, तो BeH2 इन सॉलिड फेज जो ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये पहली बात तो ये कैसा है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और दूसरा ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ये दो चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नॉन प्लेनर और नॉन पोलर ये हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड फेज के अंदर। और यदि ऑक्टेट की बात करें तो देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो अभी भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर यदि बात करें तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट है वो आपका कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड के बारे में, जो वेपर फेज और सॉलिड फेज के अंदर अलग अलग रिएक्शंस या अलग अलग कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि अब हम बात करें, जो मैं रिएक्शन की बात कर रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में तुम्हें क्या करना है या ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो ये शो करती है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो देखो दो टाइप का क्लीवेज शो करता है B2H6, होमोलिप्टिक और हाइड्रोलिप्टिक। तो अपन यदि बात करें कि B2H6 जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसको कौन कौन से फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है जो सपोर्ट कर रही है। तो मैं यदि बात करूं पहले, सबसे पहले कि सर ये रिएक्शन क्यों कर रहा है, तो सबसे पहले इस चीज की बात करें तो ये इसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी अन्य कंपाउंड के साथ, किसी अदर कंपाउंड के साथ जब ये प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन करेगा। अब वो रिएक्शन किस टाइप की होती है, तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस होती है। एक होमोलिप्टिक क्लीवेज, मतलब इक्वल क्लीवेज में क्या होता है, B2H6 का दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक हाइड्रोलिप्टिक होता है जिसके अंदर क्या होता है कि वो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होके वो क्या होता है, हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज शो करता है। तो इस रिएक्शंस की यदि बात करें तो वो रिएक्शन कौन कौन सी है, तो उस रिएक्शन की बारे में ही अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले बात करें हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज की, कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनकी प्रेजेंस के अंदर ये क्या करता है, हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज शो करता है। ये IIT JEE में एक बार IIT JEE के अंदर 2010 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी भी बात करते हैं। वो वाला जो पार्ट था वो यहीं से था, हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज। या फिर यदि बात करें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B2H6। तो हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज की यदि बात करें तो सबसे पहले अपन यदि बात करें कि बोरॉन B2H6 की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो सबको पता है कि B2H6 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 ब्रिज बॉन्ड होंगे, जिससे क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। यह आपकी B2H6 की स्ट्रक्चर है। अब मैं यदि बात करूं कि कौन कौन से वो कंपाउंड है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके जो कंपाउंड है कैसे ये रहेगा, तो हाइड्रोलिप्टिक होगा, इसका मतलब इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टीशन नहीं होगा, इसका मतलब इसका हाइड्रोलिप्टिक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, अनसिमेट्रिकल टूटेगा। यदि ये सिमेट्रिकल टूटता तो BH3 एक इधर रहता है, एक BH3, अभी क्या हो रहा है, हाइड्रोलिप्टिक, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल। अब कौन कौन से कंपाउंड है जिसकी प्रेजेंस के अंदर ये हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज शो करता है, तो सबसे पहले अमोनिया, उसके बाद 1 डिग्री अमाइन। 2 मॉलिक्यूल 1 डिग्री अमाइन के लेंगे तो उसके अंदर भी ये क्या करेगा, हाइड्रोलिप्टिक क्लीवेज शो करेगा। इसके अंदर यदि बात करें थर्ड
थर्ड यदि बात करें तो ये इसके अंदर 2 डिग्री अमाइन भी इसी के अंदर आएगा, R2NH, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। थर्ड यदि बात करें तो इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसके भी क्या लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, THF। यदि ये 4 B2H6 के साथ ये चारों कंपाउंड यदि आप लोगे तो उस कंडीशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कैसा, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हेटेरोलिप्टिक क्लीवेज। इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला नहीं आएगा, इसके अंदर होमोलिप्टिक क्लीवेज शो करता है, इसका मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो ये 3 ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर क्या करेगा, ये हेटेरोलिप्टिक क्लीवेज शो करेगा। बात करते हैं कि कंपाउंड क्या बनेगा, तो इसके अंदर देखो जब अमोनिया इससे रिएक्शन करेगा तो देखो यहां से बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड यहां से टूटा, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक तो क्या रहेगा, BH2, और उसकी 2 वैकेंसी, वैलेंट 2 वैकेंसी रहेगी, जो वैकेंट रहेगी वैलेंसी, उस पे क्या जुड़ जाएगा, जो आप कंपाउंड ले रहे हो साथ में वो कंपाउंड, तो BH2X2, ये इस टाइप का क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स, तो BH2NH32, एक तो ये बन गया। अब यदि इसकी स्ट्रक्चर शो करे तो स्ट्रक्चर में देखो एक अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा, एक अमोनिया यहाँ, तो BH2 अमोनिया, और अमोनिया के ऊपर देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर को शो करूं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में जो आपने यहाँ पर लिखा है वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्योंकि जो आपने कंपाउंड लिखा है उसके अंदर आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आपका बोरोन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये मान लो आपके हाइड्रोजन जुड़ गए, इधर से एक अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, दूसरा एक अमोनिया इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके साथ क्या बनेगा, देखो इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर ये प्लस लेके जाएगा तो इधर क्या लेके जाएगा, माइनस लेके जाएगा, BH3 तो बनता ही है, तो BH4 क्या बन जाएगा, BH4 माइनस। दूसरा यदि इसकी बात करें तो इसमें भी एक कंपाउंड तो कौन सा बनेगा, BH4 माइनस बनेगा। दूसरा वाला कंपाउंड है उसकी बात करें तो दूसरे वाला कंपाउंड बन जाएगा बोरोन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे, और इधर क्या जुड़ जाएगा आपका NRH2, NR, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। तो इधर भी एक आपका क्या जुड़ जाएगा, N, इधर एक R, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर। और इस वाले बोरोन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस, इस वाले बोरोन के ऊपर भी क्या रहेगा, प्लस। इसके अंदर यदि बात करें तो इसमें भी एक कंपाउंड तो क्या बनेगा, BH4 माइनस, हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का sp3, उधर भी क्या था, sp3। दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, दूसरा वाला कंपाउंड बन जाएगा बोरोन, इधर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इसके साथ, हाइड्रोकार्बन दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ भी कितने हाइड्रोकार्बन, 2 तो हाइड्रोकार्बन जुड़ जाएंगे, एक इसके साथ हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री अमाइन जुड़ जाएगा। ये वाले कंपाउंड्स बनेंगे जिसके अंदर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यदि हेटेरोलैप्टिक क्लीवेज की बात करें तो दूसरा यदि ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या क्लीवेज, कोई किसकी प्रेजेंस में होगा, तो अमोनिया 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि यदि इसके लिए नोट लगा के लिखा जा सकता है कि इफ NH3 RNH2 और R2NH, इसके अलावा कोई सा भी एसिड प्रेजेंट हुआ, इसके अलावा एनी एसिड प्रेजेंट विद डाइबोरेन B2H6, तो हमेशा कौन सा क्लीवेज शो करेगा, होमोलिप्टिक क्लीवेज शो करेगा। यदि अमोनिया 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन के अलावा कोई सा भी एसिड इसके साथ डाइबोरेन के साथ प्रेजेंट होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करेगा, अदरवाइज ये तीनों मैंने बता दिए एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन 2010 से आपके IIT JEE के अंदर पूछा गया था। अब यदि बात करें कि सर होमोलिप्टिक जो क्लीवेज है वो कौन कौन सी जो जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है, वो कौन कौन सी किस किस कंपाउंड की प्रेजेंस में होता है, तो अपन बी की बात करें तो वो आपका है होमोलिप्टिक क्लीवेज, जिसको अपन बोलते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइबोरेन। तो उसकी बात करें तो किस टाइप से होगा, तो यहाँ पर सेम वही आपका डाइबोरेन प्रेजेंट है, मान लो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ये इधर टर्मिनल और इधर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए जो कि कौन से टर्मिनल हाइड्रोजन, और इधर आपके जो है ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन है, इधर आपके जो कौन से है ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन। ठीक है, अब यदि बात करें कि सर सिमेट्रिकल क्लीवेज है, इसका मतलब इसका जो क्लीवेज होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो डिवाइड होगा वो एकदम इक्वल पार्ट्स के अंदर होगा। इसका मतलब एक BH3 माइनस इधर, एक BH3 माइनस इधर। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड, तो अभी मैंने बताया था कि अमोनिया छोड़ दो, 1 डिग्री अमाइन छोड़ दो, 2 डिग्री अमाइन छोड़ दो, बाकी सब के अंदर कैसा होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज शो करता है। तो यदि बात करें तो पहली R3N, क्योंकि ये 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। उसके बाद एक होता है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है इसके अंदर हाइड्रोजन। इन तीनों चारों की प्रेजेंस में ये अपन को मेनली इनकी रिएक्शंस पूछी जाती है, तो इन चारों की प्रेजेंस के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें पता चल गया कि सर सबके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपाउंड मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो कैसा कंपाउंड मिलेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो बी बोरोन है, बोरोन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो बोरोन के साथ मैंने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए, कितने 3, जो कि ऑलरेडी इधर जुड़े रहे। एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि बात करें N3 की, RN3 की यदि बात करें तो ये कैसे जुड़ेगा, तो इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर बोरोन, इससे जुड़ गए 3 हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ेगा, NR3। यदि इस वाले की बात करें तो इसके अंदर क्या बनेंगे, BH4 बन जाएंगे, BH4 माइनस बन जाएंगे, सीधा लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी कनेक्टेड थे, एक H माइनस ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, और ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए। थर्ड, जो ट्वाइस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यदि ऐसा कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि आप लोगे तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी क्या, 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े, और इधर ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, ये ऑक्सीजन, और यहाँ एक लोन पेयर रह गया, ये ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब इस वाले कंपाउंड की यदि बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि B2H6 की रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से करवाने पर, या फिर B2H6 की रिएक्शन H माइनस से करवाने पर, 2H माइनस से करवाने पर, या फिर 2CO से करवाने पर, या फिर ट्वाइस ऑफ इससे करवाने पर, 3 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करवाने पर, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है आफ्टर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने के बाद। तो वो कौन सा है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी जो तुम्हें क्या करनी है, याद रखनी है। ये 2 टाइप के क्लीवेज है जो मैंने बताया तुम्हें, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको होमोलिप्टिक क्लीवेज बोलते हैं, एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज जिसको हेटेरोलिप्टिक क्लीवेज बोलते हैं। तो ये चीज़, ये रिएक्शन ये शो करती है कि जो आपका डाइबोरेन मॉलिक्यूल है, वो डाइबोरेन मॉलिक्यूल मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीट करता है। उसके अंदर जो इफेक्ट होता है डाइमर बनने का वो मोमेंटरली होता है। आप किसी अनदर
कंपाउंड के साथ इसको लोगे, वो अनदर कंपाउंड कौन कौन से इस टाइप के, यदि इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट बना लेता है। और ये नए प्रोडक्ट बनाना ये शो करता है कि आपका डाइबोरेन का जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सपोर्ट करती है इस चीज को कि B2H6 का इनकम्प्लीट ऑक्टेट था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड के अंदर। क्लियर। अब मैं बात करूं IIT JEE 2010 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन इस टाइप का था। IIT 2010 इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन और जो रिएक्शन है वो आपको गिवन थी कि ट्वाइस ऑफ हैलाइड 2x कुछ x मॉलिक्यूल दे रखा था, उसकी रिएक्शन B2H6 से करवाने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट था BH2H2 और इसके ऊपर था प्लस, और इसके साथ जो कंपाउंड बन रहा था वो बन रहा था BH4। इसका मतलब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कैसा, हेटेरोलेप्टिक, मतलब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी बात करें तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता कहाँ पर है, तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था एक तो अमोनिया की प्रेजेंस में, दूसरा तुम्हें ये बताया था कि उसके अंदर जो अमाइन होनी चाहिए वो 1 डिग्री अमाइन होनी चाहिए या फिर आपकी होनी चाहिए 2 डिग्री अमाइन। तो इनके केस में, इन तीनों के केस में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनसिमेट्रिकल। तो इनकी प्रेजेंस के अंदर ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो पूछा गया था द अमाइन X इज, लास्ट में पूछा गया था कि द अमाइन X इज R। तो कौन सी अमाइन इसके अंदर थी, तो पहला ऑप्शन था अमोनिया, दूसरा ऑप्शन था कौन सा CH3NH2, थर्ड ऑप्शन गिवन था CH3 2 मिथाइल ग्रुप और NH मतलब 2 डिग्री अमाइन, और फोर्थ ऑप्शन जो था वो था CH3 और इसके 3 मॉलिक्यूल। तो ये सीधा सीधा ये तो कट गया और बाकी सारे क्या आ जाएंगे इसका आंसर। ये क्वेश्चन IIT JEE 2010 के अंदर पूछा गया था कि X क्या होगा, तो सबसे पहले अपन को ये पता करना था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल किसके अंदर होता है, वो अमोनिया की प्रेजेंस में होता है, 1 डिग्री अमाइन के अंदर होता है, 2 डिग्री अमाइन के अंदर होता है, और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो देखो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जेई मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि जो B2H6 होता है उस B2H6 मॉलिक्यूल के अंदर B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3, तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो जेई मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि B2H6 की रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल किसके, अमोनिया के। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें अमाइन पूछा है, X अमाइन इज, तो 1 डिग्री अमाइन, ये अमोनियम आइन है, अमाइन पूछा है तो C3NH2 और CH3 2NH हो जाएगा। ये अमोनिया वाला पार्ट ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमाइन के बारे में पूछा है जबकि ये NH3 अमोनियम आइन है। देखो इन B2H6 ट्वाइस ऑफ NH3, इसका मतलब इस रिएक्शन की बात कर रहा है। इस रिएक्शन के अंदर पूछा गया है कि इन B2H6 ट्वाइस ऑफ NH3 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कि कौन कौन से बॉन्ड है जो प्रेजेंट है किसके साथ, B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3। तो इसका मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में B2H6 अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के बाद
जो रिएक्शन से कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड किस टाइप से बनेगा, एक बोरॉन, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर अमोनिया जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, दूसरा अमोनिया जो किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ चुके। इसके साथ जो कंपाउंड बनता है यहाँ प्लस, इसके साथ जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनता है BH4 और BH4 इसके ऊपर माइनस, और प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा और उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो यदि तुम्हें रिएक्शन पता है तो उसके बाद बॉन्ड बताने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रिज बॉन्डिंग में बचे हुए थे जिसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली। अब एक रिएक्शन है जो जिसके बारे में भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, मान लो वो रिएक्शन पूछ ली जाए, जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड और इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजोन बनाने के काम आती है। तो तुम्हें रिएक्शन ये दी जा सकती है कि मान लो जैसे क्वेश्चन आपका ये हुआ, कहीं पर भी कोई से भी स्टेप से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस स्टेप पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो मेरे पास ये डाइबोरेन है B2H6, इस B2H6 की रिएक्शन में ट्वाइस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल से करवाने पर और इसको हीट किया, मान लो गर्म किया, तो इससे बनेगा क्या, B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3। प्रोडक्ट क्या बनेंगे तुम्हें पता है, ठीक है। यदि इसकी रिएक्शन अगेन इसको, यदि ये अभी क्या लो टेम्परेचर पे हीट किया, यदि मैं इसका टेम्परेचर कितना कर दूं, स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंशन होता है इस वाली रिएक्शन के अंदर, यदि इतना टेम्परेचर मेंशन कर दूं तो इससे क्या बनेगा, B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन हो, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, और यहाँ इसके नीचे ये दे दिया जाए कि X बनता है, तो बताओ X के अंदर कितने लोन पेयर है, बताओ X के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बताओ X की स्ट्रक्चर कैसी है, बताओ X के अंदर जो बना उसके अंदर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन की शायद तुम्हें इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो फर्स्ट है उसके अंदर स्ट्रक्चर बनवाई थी मैंने, कैसी, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का कौन सा होता है, नाइट्रोजन का कौन सा होता है, ये भी तुम्हें अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो इस X के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इतना टेम्परेचर, क्या बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस इनऑर्गेनिक बेंजीन को यदि मैं हीट कर दूं कितने पे, यदि इस इनऑर्गेनिक बेंजीन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर दिया जाए तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है BnX, इससे क्या बनता है, BnX। और इस BnX को अपन क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। यदि इस इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को आप और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हो, जो कि टेम्परेचर मान लो जो अराउंड टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर यदि आप इसको हीट करते हो तो इससे क्या बनता है, BnX ही बनता है। और वो BnX क्या होता है, बोराजोन, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें XYZ, इसके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टेप के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बोराजोन होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है कि आपका ये बोरॉन, ये यहाँ पर नाइट्रोजन, ये यहाँ पर आपका बोरॉन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एक बोरॉन, नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, एक नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका बोरॉन, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनती है, सॉरी, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ एक वैकेंसी, यहाँ एक वैकेंसी, इधर भी एक, इधर एक, इधर एक, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये किसकी होती है, बोराजोन की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें देखो
किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, साइक्लिक बनती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, कितने पाई बॉन्ड होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जैसा ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, बेंजीन के जैसी। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि कौन कौन सी जो ब्रिजिंग स्ट्रक्चर है वो बनती है नहीं बनती। बोरोन के केस में यदि अपन सेकंड पीरियड के अंदर बात करें तो सेकंड पीरियड के अंदर ओनली हाइड्रोजन मतलब जो डाई बोरेन है वही बनता है। B2Cl6, B2Br6, B2F6 और आपका जो है B2I6, ये क्यों नहीं बनता ये भी बता दिया था कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास इसकी साइज छोटी है, उनका स्टेरिक क्राउड लगता है, स्टेरिक क्राउड लगता है तो इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनती है। वो सारी बातें भी कर ली थी अपने। आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर ली। जो बचे हुए दो ब्रेजिंग कंपाउंड थे जिसके अंदर जो बेरेलियम है उसके भी क्या बनता है, डाइमर बनता है, पॉलीमर बनता है, तो उसकी भी बात कर ली थी, जो कि क्या था, सॉलिड फेज के अंदर और वेपर फेज के अंदर अलग अलग अपना क्या नेचर शो करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है, उसकी भी बात कर ली। और एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या क्लीवेज की बात करें तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो जेईई के अंदर पूछा गया उसकी भी बात करी। ध्यान रखना तुम्हें कि अमोनिया 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, इसको छोड़ के कोई सा भी एसिड यदि B2H6 से रिएक्शन करता है तो हमेशा आपका जो क्लीवेज शो करेगा वो कौन सा क्लीवेज शो करेगा, होमोलिप्टिक सिमेट्रिकल। ठीक है। इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट मैंने बात बताई कि किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का चेंज नहीं होता। तो B2H6 की रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से करवाने पर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, इसके आगे जो भी है इनर्ट पेयर इफेक्ट, आयनिक नेचर, इस सब के बारे में बातें करेंगे, फजांस रूल्स के बारे में बातें करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।